बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैटन चैप्टर 33 को। सबसे पहले हम लोग एनीमियाज और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनको स्टडी करेंगे और फिर हम उनके इलाज वगैरह को पढ़ेंगे। पहले बता रहे जाने वाले कि मुख्तलिफ ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके बड़े अहम रोल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आरबीसीज हैं, वो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू करते हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स वगैरह कोआगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। न्यूट्रोफिल्स वगैरह इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में इन्वॉल्व है। एनीमिया की बात की जाए तो एनीमिया बेसिकली होता क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर एनीमिया में आरबीसी छोटे छोटे हैं तो उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर बड़े बड़े आरबीसी हैं उसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, यूजुअली विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। तो रूल सिंपल सा है, जिस चीज़ की कमी से मसला बन रहा है उसी चीज़ को हम ट्रीट करेंगे, या जो मसला बन रहा है उसी को ट्रीट करो। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट दे दो, अगर B12 डेफिशिएंसी है तो B12 सप्लीमेंट दे दो, अगर बोन मैरो का मसला बना हुआ है या किडनी का मसला है तो एरिथ्रोपोएटिन दे दो। तो जो मसला है उस मसले को हम ट्रीट करते हैं। तो एक दो मसलों को देख लेते हैं वाली एनीमियाज के बारे में। माइक्रोसिटिक एनीमियाज आयरन डेफिशिएंसी से होते हैं, और मैगलोब्लास्टिक वगैरह एनीमिया वगैरह जो होते हैं वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होते हैं। तो बेसिकली बात ये होती है कि जो एनीमियाज आपके पास जिनमें सेल बड़ा हो उसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमियाज। फर्दर अगर सेल बड़ा होने की वजह B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, और वजह भी हो सकती है लेकिन मोस्टली यही होती है, तो ऐसे मैक्रोसिटिक एनीमिया को हम मैगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और फर्दर अगर ये मैगलोब्लास्टिक एनीमिया सिर्फ B12 डेफिशिएंसी से हो, नॉट फॉलिक एसिड, खास तौर पे B12 डेफिशिएंसी और उसकी वो एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से खराब हुई हुई है, इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला बना हो, तो ऐसे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया को हम नाम देते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक होगी बात? तो पर्नीशियस एनीमिया और फॉलिक एसिड वाला एनीमिया मिला के कहलाता है मैगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगलोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरे बड़े आरबीसी कॉज करने वाले एनीमिया मिला के नाम बनता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। सही होगी बात? आगे चलते हैं। हम अदर ब्लड सेल डिसऑर्डर्स में बता रहे हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी जब करते हैं तो भी बोन मैरो काफ़ी इफेक्ट होती है, तो आपके पास न्यूट्रोफिल्स और ये वो सारे प्लेटलेट्स वगैरह कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक सिकल सेल डिजीज़ है, इसके अंदर होता ये है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो सिकल फॉर्म कर जाती है। तो एक तो सिकल फॉर्म करने मतलब एक कह लो कि जिस तरह द्रांति होती है ना, क्रिस्टल्स फॉर्म कर जाती है। एक तो क्रिस्टल्स फॉर्म कर गया, दूसरा आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी डिफॉर्मेबिलिटी कम हो गई, तीसरा उसकी परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से हीम खराब होना शुरू होती है। तो होता ये है कि कैपिलरी से गुजरते हुए आरबीसी बर्स्ट करना शुरू हो जाती हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हम कहते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है जो सिक्कल बन रही है, इसको ये ऑक्सीजन की कमी में सिक्कल बनती है, तो ऐसा करो कि ये ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो ही ना, हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ी रहे। तो उसके लिए हम लोग वॉक्सिलोटा देते हैं जो कि FDA अप्रूव्ड है, और ये आपके पास ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज कर देती है। सही की बात? तो ये इसकी साइड इफेक्ट वगैरह उन्होंने बताए हुए हैं, हेड एक, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, सिंपल सी बातें हैं। अब हम आते हैं इन बीमारियों को ट्रीट करने की तरफ। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम आयरन देंगे। तो पहले आयरन के बारे में थोड़ी सी उन्होंने फिजियोलॉजी एक्सप्लेन की हुई है कि आयरन एक मेटालिक कंपोनेंट है, हीम का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर आयरन नहीं होगी तो हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बन सकेगी। ये हमारे ब्लड के अंदर फिर घूमता फिरता ट्रांसफेरेंट की फॉर्म में है और स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी से निकलता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आयरन डेफिशिएंसी यूजुअली किस वजूहत से होती है, यार फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह जो वेजिटेरियंस होते हैं वो बिल्कुल आयरन ना होने के बराबर खाते हैं, उनके अंदर मसला बन सकता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जाहिर बात है बहुत सारा आयरन बेबी में जा रहा है, उनमें मसला बन सकता है। जो बच्चे होते हैं उनके चूँकि आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मली क्यों नहीं होती? क्योंकि जब जितने आपके आरबीसी टूटते हैं उसकी जो आयरन होती है उसको हम दोबारा रीयूज़ कर लेते हैं, तो जितनी बॉडी के अंदर रहती है वो बाहर निकल नहीं पाती। ठीक है, तो उसी को हम इस्तेमाल करते रहते हैं। डेफिशिएंसी हमेशा तब होती है जब किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल रही हो या आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई हो। डन हो की बात? अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ आयरन स्टोर्स किस तरह से कर रहे होते हैं। तो रेगुलेशन में एलिमिनेशन तो होनी ही, ना यूरिन के थ्रू आयरन निकलता है ना फीसेस के थ्रू आयरन निकलता है। तो अगर हमने बॉडी के अंदर आयरन को बढ़ाना घटाना है तो उसकी एब्जॉर्प्शन को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बड़ी खास किस्म की होती है। एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की जाए तो एक तो आपके पास DMT डाइवेलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट ATP इस्तेमाल करके हम लोग आयरन को थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं, यानी कि इंटेस्टिनल सेल के अंदर, लुमेन से इंटेस्टिनल सेल के अंदर ले जाते हैं। अब इंटेस्टिनल सेल के अंदर एक तो इस तरह से आ गया, और दूसरा ये हीम की फॉर्म की में भी आ जाता है। आ जाने के बाद फिर फर्दर आगे क्या होना जाने वाली, या तो ये यहीं पे स्टोर हो जाएगा थोड़ा बहुत फेरेटिन की फॉर्म में, या फिर ये आगे जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्टर। ये खैर बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आगे जाके फिर वो कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में विद द हेल्प ऑफ फेरोक्सीडेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टर स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे ये ट्रांसफेरेन की फॉर्म में ये घूमता फिरता है और स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर, जैसा कि
आपके ये हार्ट हो गया, स्किन हो गया, इनके अंदर भी स्टोर होना शुरू हो जाता है, वरना नॉर्मली ये मैक्रोफेजेस और लिवर वगैरह के अंदर स्टोर होता है। डन होने के बाद एलिमिनेशन मैंने आपको बताया है, बॉडी से हम नहीं निकाल सकते, बस ये अगर ब्लीडिंग वगैरह हो या इस तरह की चीज़ों में निकलता है, वरना ये फीसेस वगैरह में नहीं निकलता। अब आते हैं सिर्फ फार्माकोलॉजिक एस्पेक्ट की तरफ। अगर किसी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है तो हम जाहिर बात है उसको आयरन देंगे, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आयरन देते हैं। डाइटरी फॉर्म्स कौन सी है इसकी? फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमेरेट। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम पारेंटली देना चाह रहे हैं तो उस सूरत में हम इसकी ऐसी फॉर्म देते हैं जो कि सराउंडेड बाय कार्बोहाइड्रेट हो, आयरन सराउंडेड बाय कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आयरन डेक्सट्रन है, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स है और आयरन सुक्रोज है। सही होगी बात। और वो कह रहे हैं कि हीमोलिटिक एनीमियाज में इनका देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में असल मसला हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है, बल्कि ये है कि आरबीसी टूट रहे हैं, तो उसके अंदर मसला फ़र्क है, तो हमें ये बताया इलाज में फ़र्क करना पड़ेगा। डन होगी बात। इसकी टॉक्सिटी की बात की जाए, अगर ज़्यादा आयरन हो जाएगी एक्यूट, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे जो इसकी टॉक्सिटी ना अक्सर बच्चों में एक्यूट टॉक्सिटी आती है। दो तरह होती है ना, एक तो एक्यूट टॉक्सिटी है, अचानक आयरन बढ़ गया, तो वो तो तभी होता है कि क्योंकि इसकी जो गोलियां होती है ना वो टॉफ़ी की तरह लगती हैं, तो बच्चे एकदम बहुत सारी गोलियां खा लेते हैं, तो वो बच्चे आपके पास आएंगे तो उनको इलाज करोगे आप, फ़ौरन उसको कोशिश करोगे आयरन को निकालो बॉडी में से। किस तरह से निकालोगे? डिफरोसिरॉक्स को यूज़ करोगे और मतलब मुख्तलिफ चीज़ें करोगे आप। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो बड़ों में भी हो सकती है, खासतौर पे जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट, वो इतना ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं कि उनके अंदर आयरन काफ़ी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आयरन उनके अंदर बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर आयरन का डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, खासतौर पर हार्ट, लिवर, पैंक्रियाज, ठीक है, इनके अंदर आयरन डिपोजिट होना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होता है टॉक्सिसिटी का? ये यानी बच्चे वाली एग्जांपल जब आएगी तो उसमें सबसे पहले कोशिश करेंगे जो अनएब्जॉर्ब टैबलेट्स हैं उनको गट से निकालें, तो स्टमक वॉश वगैरह कर लो, एसिड बेस बैलेंस है उसको ठीक कर लो, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज है उनको ठीक कर लो, और फिर हम पारेंटरली डेफ्रॉक्सामाइन देते हैं। ये डेफ्रॉक्सामाइन जो होता है ये आयरन को बाइंड करके तो बॉडी से निकाल देता है, तो और ये पारेंटरली दे रहे हैं, ओरल नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये बात में रखो, पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेफ्रॉक्सामाइन। डन। क्रोनिक आयरन की टॉक्सिसिटी हो तो उसमें सीधी सी बात है, अगर तो बंदे में ब्लड काफ़ी है, ठीक है, यानी कि कोई देखो सीधी सी बात है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी एक तो मैंने आपको बताया था ना जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें होती है। दूसरा जिन जेनेटिक कोई इशू होता है जिसमें आयरन बंदा अंदर लिए जाता है, तो ऐसे लोगों में जिनमें जेनेटिक इशू हो उनमें हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा ब्लड रिमूव कर लेते हैं, तो जाहिर बात है ब्लड निकलेगा तो आयरन भी निकल जाएगी, यानी कि फ्लेबॉटमी करते हैं। अलबत्ता जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनमें तो ब्लड निकाल नहीं सकते, उनमें पहले बेचारों में ब्लड कम है, तो उन पेशेंट में हम फिर डेफरासिरॉक्स देते हैं, ठीक है, और ये ओरल दे रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर ओरल डेफरासिरॉक्स दे रहे हैं, और डेफ्रॉक्सामाइन जो है वो हम पारेंटली देते हैं। पारेंटल लंबा नाम है, डेफ्रॉक्सामाइन भी लंबा नाम है, डेफरासिरॉक्स छोटा है, ओरल भी छोटा है, तो ये बात आपको याद आ जाएगी कि ओरली हम डेफ्रासिरॉक्स देते हैं और पारेंटली हम डेफ्रॉक्सामाइन देते हैं। यहाँ पे मेरे पास आयरन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है विटामिन B12 जो कि कोबाल्ट कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड दोनों मिलकर मेथाइलेशन करवाते हैं, डीएनए सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। B12 डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया के अलावा न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स भी आते हैं। जो B12 बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपके स्टमक के पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उसके बाद जब ये ब्लड में चला जाता है तो ब्लड के अंदर ट्रांसकोबालामिन के फॉर्म हो जाता है। 5 ईयर्स तक का हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है। फार्माकोलॉजी 2 फॉर्म आते हैं B12 की, एक साइनोकोबालामिन, एक हाइड्रोक्सोकोबालामिन। फार्माकोडायनामिक्स की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, जो B12 होता है एक तो आपके बॉडी में मिथाइल मेरोनाइल को कन्वर्ट करता है सक्सिनेल को ए में, ये इसका एक रिएक्शन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के हवाले से। दूसरा रिएक्शन है होमोसिस्टीन को कन्वर्ट करता है मेथियोनिन में, और होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करने के साथ साथ टेट्राहाइड्रोफोलेट भी बनाता है। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है तो ये कन्वर्ट होता है इनटू N5N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डीऑक्सीथायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस आसान हो जाता है, तो ये हमारे पास हीरो है, ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर आपके पास फॉलिक एसिड की कमी हो या B12 की कमी हो तो जारी बात है ये हीरो नहीं बन पाएगा, डीएनए सिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा फॉलिक एसिड डायरेक्टली भी डिहाइड्रोफोलेट बन सकता है, लेकिन अगर B12 नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारा फॉलेट इसी फॉर्म में ट्रैप रह जाएगा, इसको हम कहते हैं फॉलेट ट्रैप। तो फॉलिक एसिड होने के बावजूद भी ये हीरो कम से कम होता जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये हीरो जो है वो इस ट्रैप वाली फॉर्म में जाता जाएगा। सही होगी बात। ऑल राइट जी, तो अच्छा हम आगे गए फार्माकोडायनामिक्स की तरफ। ये वाली बात हमने तकरीबन डिस्कस कर ली है। अब बात यह है कि किसी को B12 डिफिशिएंसी है और आप उसको फॉलिक एसिड दे दोगे तो ठीक है, कुछ देर के लिए एनीमिया तो ट्रीट हो जाएगा, लेकिन B12 डिफिशिएंसी जो न्यूरोलॉजिक इशूज होते हैं वो ट्रीट नहीं हो पाएंगे। टॉक्सिसिटी तो इसकी खास होती नहीं है। क्लिनिकली हम हाइड्रोक्सीकोबालामिन और साइनोकोबालामिन देते हैं, और इसको ओरल नहीं देते, क्योंकि B12 डिफिशिएंसी में अक्सर मसला ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 सही नहीं हो रही होती, तो अगर आप ओरली दोगे तो वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम पारेंटली देते हैं। डन। फॉलिक एसिड की बात की जाए तो इसमें
फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के अलावा एक और जो बड़ा काम ख़राब करती है वो है प्रेग्नेंट फीमेल में जो बच्चा होगा उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करवा देगी। सही की बात। अलबत्ता इसकी जो अब्जॉर्प्शन होती है वो इतना नखरे नहीं मांगती है, इंट्रिंसिक फैक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी अब्जॉर्प्शन थोड़ी आसानी से होती है और हम फ्यू मंथ्स का स्टोर करते हैं, इतना ज़्यादा स्टोर भी नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। फार्माकोडायनामिक्स तकरीबन हमने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे। अब हमने ये देखा कि यार अगर हम फॉलेट की कमी होगी तो जाहिर बात है डिवीजन कम हो जाएगी ना, डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगा, डिवाइडिंग सेल्स इफेक्ट होंगे, इसी वजह से एनीमिया हो रहा होता है क्योंकि आपको पता है आरबीसीज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा यार कैंसर सेल भी तो रैपिडली डिवाइड करते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे, तो हम लोग एंटी फॉलेट दे के हम कहते हैं चलो थोड़ा बहुत एनीमिया हो जाएगा खैर है, लेकिन कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लिनिकल यूज़ में अच्छा एक और बात, अब क्लिनिकल यूज़ में तो यही एनीमिया का ट्रीटमेंट इन्होंने बताया हुआ होगा मेनली। डाइटरी इंसफिशिएंसी होगी तो आप ओरली दे दो, क्योंकि डाइटरी इंसफिशिएंसी का मतलब है कि डाइट में फॉलेट कम है, वैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह ठीक है, तो जाहिर बात है अगर एब्जॉर्प्शन ठीक है तो हम ओरल फॉलेट दे देंगे, और अगर मेल एब्जॉर्प्शन है तो फिर हमें पैरेंटल फॉलेट देना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे तो भी अगर किसी बंदे को B12 डिफिशिएंसी है उसको अपने फॉलिक एसिड दे दिया तो एनीमिया तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजिक इश्यूज रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि फॉलिक एसिड चूँकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से प्रेगनेंसी में मसले आते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर रिकमेंडेड है कि फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले लें। डन होगी बात। अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया था तो आयरन दे दो, माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो B12 दे दो, फॉलिक एसिड दे दो। लेकिन अगर बोन मैरो का मसला बन गया है या रीनल फेलियर हो गया है तो जारी बात है इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रही होगी, जिसकी वजह से आरबीसीज कम होंगे, तो ऐसे में हम लोग फिर इरिथ्रोपोइटिन देते हैं या उसकी फॉर्म ई-पोइटिन अल्फा देते हैं। एक और लॉन्गर एक्टिंग काम होता है, एक और लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है जिसका नाम है डार्बीपोइटिन अल्फा। सही की बात। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इरिथ्रोपोइटिन दे देंगे तो हीमोग्लोबिन इतना बढ़ जाएगा कि बंदे को हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोसिस हो सकती है, तो हम हीमोग्लोबिन को 12 से ज़्यादा नहीं बढ़ाते। जब 12 हो जाए हम कहते हैं बस यार लालच ना करो, ज़्यादा ना बढ़ाओ। ये बात कंप्लीट हो गई। फिर आता है आपके पास माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स। एक नाम है फिलग्रामोस्टिम, छोटा नाम है तो आगे ग्रेनुलोसाइड क्लोनिस्टिमुलेटिंग फैक्टर, और एक लंबा नाम है सरग्रामोस्टिम। तो ये भाईजान आपके पास लंबा नाम है इसलिए ये होता है ग्रेनुलोसाइड मोनोसाइड क्लोनिस्टिमुलेटिंग फैक्टर। सही की बात। इनमें इफेक्टिव भी जो छोटा नाम है वो थोड़ा इफेक्टिव है, जो बड़ा नाम है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो छोटा नाम है उसकी टॉक्सिटी भी थोड़ी है, बस ये बोन पेन वगैरह करवाता है, और जो लंबा नाम है उसकी टॉक्सिटी भी ज़्यादा है, जिसको उन्होंने बताया हुआ है कि फीवर करवा रहा है, अथेलिया करवा रहा है, कैपिलरी डैमेज वगैरह एडिमा वगैरह करवाता है। टर्नों की बात करेंगे क्या, ये सारी बात है जो न्यूट्रोफिल्स हैं या आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करेंगे, बोन मैरो के अंदर उनको प्रोड्यूस करवाएंगे। तो खास तौर पर अगर किसी बंदे को कैंसर की कीमोथेरेपी दी है, उसकी वजह से मसले बन गए हुए हैं, उसके अंदर बोन मैरो कम सेल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इनकी वजह से जल्दी न्यूट्रोफिल्स वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जब तक न्यूट्रोफिल्स कम होती हैं इंसान बहुत प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए। जाहिर बात है जब न्यूट्रोफिल्स बनेंगे तो वो इन्फेक्शन वगैरह से बच सकेगा। तो ये खास तौर पे ट्रांसप्लांट्स में और कैंसर कीमोथेरेपी में बड़ी काम की चीज़ है। फिर आता है आपके पास मेगा कैरोसाइड ग्रोथ फैक्टर्स। तो किसी इंसान में अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो उसको हम लोग इंटरल्यूकिन 11 या ऑप्रेलवेकिन दे सकते हैं। ये आपके पास प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। थ्रोम्बोपोइटिन का वाला काम करता है। ये बेसिकली कैंसर कीमोथेरेपी में अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हुए हैं तो खास तौर पे हमें ये देने की ज़रूरत है। इसके साइड इफेक्ट्स फटीग, हेडेक, डिजीनेस, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह होते हैं। रोमिप्लास्टियम थ्रोम्बोपोइटिन का ही एगोनिस्ट है जो कि हम लोग सबकुटेनियसली दे रहे होते हैं उन पेशेंट्स में जो कि इसको ना रिस्पॉन्ड कर रहे हों। और फिर एक अलग फॉर्म है एल्ट्रेम्बोपैग, ये ओरल एगोनिस्ट है। रोमिप्लास्टियम सबकुटेनियस था, ये ओरल एगोनिस्ट है, लेकिन ये हम बिल्कुल तब देते हैं जब बाकी सारी चीज़ों से काम ना हो रहा हो, क्योंकि इसकी कुछ टॉक्सिटीज़ होती है, मतलब ये ज़्यादा टॉक्सिक है, हेपेरोटॉक्सिटी होती है, हैमरेज वगैरह कॉज कर रहा होता है, तो इसलिए ये तब देते हैं जब बाकी दवाइयों से इलाज ना हो पा रहा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।